मैं वीएन टीवी के दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी का भी स्वागत करता हूं। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको ये साझा करने के लिए धन्यवाद करता हूं जो मैंने अनुभव किया है। अब अनुभवों के बारे में और अधिक बातें होंगी, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सिद्धांत को भी थोड़ा समझें, क्योंकि हम कल अभ्यास करने वाले हैं और अभ्यास के दौरान अगर कुछ भी उठता है तो सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। तो हमें महत्वपूर्ण नियमों और मूलभूत तत्वों में से सिद्धांत को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम अपनी किस्मत को थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा और इसे पूरी मेहनत से करना होगा। मैंने यही समझा है, सही समय पर सही काम करना। तो ये वास्तव में इतना आसान है कि सही समय पर सही काम करना चाहिए। तुम्हें सही बटन दबाना है और फिर वॉशिंग मशीन चालू हो जाएगी। और अगर ऐसा कोई स्टॉप बटन नहीं है क्योंकि वह मिटा नहीं है, तो तुम जानते हो कि वह बटन है और तुम उसे दबाते हो। तो जीवन वास्तव में एक खेल है और इसे महान सृष्टिकर्ता ने बनाया है और हम इसमें भाग लेते हैं। और मैं यह देखता हूँ कि मैं नियमों को और अधिक आत्मविश्वास के साथ जानने लगा हूँ। मैं अपने जीवन में और अधिक आत्मविश्वास से कदम बढ़ा रहा हूँ और मैं योग और योग के मूलभूत सिद्धांतों के लिए बहुत कुछ धन्यवाद करता हूँ। ये सब हज़ारों साल पहले योगियों ने बनाए थे। हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन सकारात्मक हो जाए? और अगर तुम एक मोड़ चाहते हो तो क्या कर सकते हैं? सकारात्मक कार्य। तुम साफ विचारों को पाल सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, मंत्र जप सकते हो, ध्यान कर सकते हो। तो सकारात्मक कार्यों के बारे में मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि मैंने 10 साल तक बच्चों की जिम्नास्टिक और बच्चों की योगा की पढ़ाई की और हर हफ्ते 150 बच्चों की सेवा की। और सोचो, मैं ये शायद ही कभी कहता हूँ, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि लंबे वर्षों तक अगर तुम देखो तो मैं एक नर्सरी फाउंडेशन को गोद लेने जा रहा था और मैं उसके नेता दोस्त हेल्ला से मिला। और उस समय हंगरी में 344 बहुआर्थिक रूप से वंचित नर्सरी थीं। यह लगभग ऐसा है, ये कोविड से पहले की बात है, तो इसका मतलब है कि यह लगभग 5-8 साल पहले की बात है। और मैंने तय किया कि मैं नर्सरी के बच्चों को गोद लूँगा और मैंने अपनी जेब से शुरुआत की और मैं साबोल्स ज़ाटमार बेरेक ज़िले में गया। मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप नर्सरी में जाइए, देखें कि वहाँ बच्चे कैसे रहते हैं। मुझे ये बात बहुत प्रभावित करती है कि मैंने एक वेबसाइट और एक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट देखा जिसमें लिखा था कि यहाँ बच्चे इसीलिए नहीं रोते कि उन्हें नर्सरी आना है, बल्कि वे इसीलिए रोते हैं कि उन्हें घर जाना है, क्योंकि घर में खाना नहीं है, घर में गर्मी नहीं है और नर्सरी में सब कुछ है। तो फिर मैंने अपने बड़े बेटे यानी मध्य बेटे बेंस के साथ और अपने दोस्त एलेक्स के साथ, जो अब भी यहाँ है, 10 साल से मेरे साथ है, ये तय किया कि हम साबोल्स ज़ाटमार बेरेक ज़िले में जाएंगे और हम छोटे बच्चों की सेवा करने के लिए निकलेंगे, इन छोटे बहुआर्थिक रूप से वंचित बच्चों की। और सोचो, मैंने नर्सरी के बच्चों को गोद लिया और हम हर हफ्ते एक नर्सरी जाते थे और मेरे पास 150 बच्चे थे जिनके साथ मैं तरनोक, सोस्कुट, पुस्ताजा मोट, डियोज्ड, एयर्ड और 7 नर्सरियों में था। और फिर मैंने माता पिता को एक ईमेल भेजा, 150 ईमेल भेजे कि प्रिय माता पिता, मैं बहुआर्थिक रूप से वंचित बच्चों की सेवा करने जा रहा हूँ। कृपया अगर आपके पास स्थायी खाद्य सामग्री, छोटे कपड़े और अन्य चीज़ें हैं तो चाचा चाबा इसे ले जाएगा बड़े सम्मान के साथ, और मेरी ज़िंदगी इसकी गारंटी है कि यह वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होगा कि मैं सब इकट्ठा करूँगा और किलो के हिसाब से कपड़े बेचूंगा, बल्कि ये होगा कि ये वहाँ होगा और मैं इसकी फ़ोटो भी लूँगा। और फिर माता पिता आने लगे और कपड़े ढेरों में आने लगे। मैंने हमेशा कहा कि बस वही चीज़ें लाओ जो तुम अपने बच्चे के लिए भी पहनाओगे, ये ज़रूर। तो फिर हमने स्थायी खाद्य सामग्री का भंडार खाली किया और हम गए और सेवा की। और मैं ख़ुद को चमकाना नहीं चाहता, बस मैंने बहुत कुछ किया है अपने बर्तन में। मैंने ये समझा कि अगर तुम अपने बर्तन में कुछ नहीं डालते तो तुम क्यों निकालना चाहोगे, या तुम क्या निकालना चाहोगे। और मैंने इन बातों को अपने साथ बातचीत करना शुरू किया। बहुत से लोग बहुत कुछ चाहते हैं, बस वे उसमें कुछ डालते नहीं हैं। तो पहले तुम्हें डालना होगा और अगर तुम डालोगे तभी तुम निकाल सकोगे। ये हमारे माता पिता ने सिखाया, क्योंकि अगर तुम अपने बर्तन में कुछ नहीं डालते तो यकीनन तुम उसमें से कुछ नहीं निकाल पाओगे। वह पूरी तरह से खाली था, वह बस ऐसा ही है। तो अगर तुम ये करते हो तो तुम सकारात्मक कर्म बनाते हो। और मैंने ये इसलिए नहीं किया कि वाह अब मैं चालाक हूँ और सकारात्मक कर्म बना रहा हूँ, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से आया क्योंकि मुझे बच्चों से प्यार है और मैं छोटे ग्रामीण बच्चों से मिलना चाहता था। वे बहुत प्यारे थे। सोचो,
नर्सरी की शिक्षिकाएं। मेरे पास उन दिनों की बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं जिन्हें मैं तब देखता हूं जब मैं यादों में खो जाता हूं। मुझे वो दिन बहुत पसंद थे और उन्होंने कहा, यहाँ रहो चाबा बांची, हमें ऐसे चाबा बांची की ज़रूरत है। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि वे सेवा के लिए आवाज़ देंगे, वे वेतन देंगे, और अगर आप नर्स नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आओ और मदद करो, हमें ऐसे किसी की ज़रूरत है। और मैंने उनसे कहा कि मैं बच्चों के साथ हर जगह नहीं रह सकता क्योंकि मैं सबका पिता नहीं बन सकता। तो तुम सकारात्मक कार्य करते हो और ये सकारात्मक कार्य तुम्हारे जीवन पर असर डालते हैं। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। और कुछ समय बाद ये चीज़ें इंसान के लिए स्वाभाविक हो जाती हैं कि वह इन्हें करता है और ये फिर वापस आएंगे। जब हम इस बारे में बात करते हैं, ये तुम्हारा सकारात्मक कर्म होगा। प्रार्थना, हर सुबह और शाम प्रार्थना करता हूँ। मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूँ? मुझ में रहने वाले भगवान के लिए, जो तुम्हारे अंदर भी हर चीज़ में है, तो सब कुछ प्रभाव डालता है। प्रार्थना, यह तुम्हारे अंदर अपने भगवान से बात करने का तरीका है और फिर वह तुम्हें जवाब देगा। अगर तुम सही सुर में हो तो तुम जवाबों को समझोगे। जब तक तुम सही सुर में नहीं हो, तुम जवाब को नहीं समझते, नहीं सुन पाते हो। तो मैंने यह समझा कि सही सुर में होने पर समझता हूँ कि वह क्या कहता है और मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं पल में हूँ और हम अपने कर्मों को मुक्त कर सकते हैं। वह कहता है, हम कभी ना भूलें कि हम सिर्फ यात्री हैं। सही है, यह यात्रा बहुत तेज़ है। हम हाल ही में यहाँ आए थे और 3 दिन में हम घर लौट रहे हैं। तो इस तरह से ये धरती का जीवन दिखता है। तो ये लगभग ऐसा है जैसे हम यहाँ सुतिबान में 10 दिनों के लिए आए हैं और अंत में हम वापस जाते हैं और वहाँ अंत होता है। अंत का इंतज़ार मत करो, क्योंकि मैं बहुत से लोगों के साथ वहाँ था, मैंने उनकी देखभाल की। अंत का इंतज़ार करना बेकार है, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ दुखी हुए और उन्होंने कहा, काश मैंने यह पहले जाना होता और काश मैंने यह अब किया होता, लेकिन तब वह इसे नहीं कर पाई क्योंकि उसे पहले ही डायपर बदलना था। तो अंत का इंतज़ार मत करो, अपने जीवन के साथ कोशिश करो। तो इसके लिए आभारी होना चाहिए कि तुम इंसान के रूप में पैदा हुए। ये जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद है, कोई बड़ा आशीर्वाद नहीं है। तो आप एक कोशिका नहीं हैं, आप एक स्तनपायी नहीं हैं, आप एक लिंग नहीं हैं, और मैं इसका अपमान नहीं कर रहा हूँ। हर किसी की ज़रूरत है। तुम इंसान के रूप में पैदा हुए हो। तुम जागरूक हो सकते हो, तुम यह समझ सकते हो कि तुम क्यों पैदा हुए, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम इस ग्रह पर क्यों हो और तुम्हें क्या करना चाहिए ताकि यह सकारात्मक हो और तुम अपने जीवन को देख सको। ये योग है, योग ने मुझे मदद की। तो हमारे पास हमारे शरीर के रूप में एक दृश्य भौतिक रूप है और इसके अलावा 4 और सूक्ष्म ऊर्जा आवरण है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ और भी हैं। ये कॉम्प्लेन है, ये आवरण है। इसे तुम एक प्याज की तरह सोचो। प्याज के सूखे हिस्से भी होते हैं, तुम प्याज के छोटे सूखे हिस्से हटा देते हो, अंत में प्याज का अंदरूनी हिस्सा होता है और फिर तुम उस प्याज को ढूंढ लेते हो, लेकिन इसके लिए सूखे हिस्सों को हटाना होगा। तो अब स्थिति ये है। तो एक है अन्नमय कोश, यह पोषण का आवरण है, जिसका मतलब है कि तुम जो करते हो वही बन जाते हो। क्या तुम इस कहावत को जानते हो या तुमने इसे पहले सुना है ना? जो तुम करते हो वही तुम बन जाते हो। इसके अलावा यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुमने किस तरह का भोजन लिया, बल्कि यह भी है कि तुम किस वातावरण में हो, तुम किसके साथ हो। लेकिन ये सब तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं ये कहता हूँ, कर्म इस तरह काम करता है कि अगर तुम किसी के साथ हो और तुम सतर्क नहीं हो, तो अगर उसे एक थप्पड़ मिलता है तो शायद तुम्हें भी एक थप्पड़ मिलेगा, क्योंकि तुम उसके साथ हो। और यह एक समय के बाद ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी के साथ नहीं हो, बल्कि तुम अपने जीवन को जागरूकता से देख रहे हो और उन लक्षणों पर ध्यान दे रहे हो जिनके आधार पर तुम अपनी संगति का चुनाव करते हो, क्योंकि तुम अपनी संगति का चुनाव कर सकते हो। इसका मतलब है कि मैं भी बहुत से लोगों की सेवा करता हूँ। हर महीने मेरे पास आते हैं, मुझे पता है लगभग 100 लोग हर महीने आते हैं। अब मैं अक्टूबर के लिए समय दे रहा हूँ, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जुड़ता। तो मैं तब तक जुड़ता हूँ जब तक मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन सीधे तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपने फुर्सत के समय में मैं उनके साथ नहीं जुड़ता। ये इसलिए नहीं है कि मैं अलग हूँ और न ही इसलिए कि मैं कोई ख़ास हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के समान ही हूँ। मैं बस अपनी जागरूकता से देखता हूँ और कहता हूँ कि मैं उसके साथ नहीं जुड़ता, क्योंकि वह किसी और बंधन में है। तुम जानते हो, तमस रजस सत्व तमाज़ है। ठीक है, इस तरह मैं आपको इसका परिचय दे सकता हूँ। राजस वह है जुनूनी। इस समय बहुत जुनूनी होता है, इधर उधर हिलता डुलता है और हमेशा कुछ करने की इच्छा होती है। सत्व तब मौजूद होता है जब यह शुद्ध और शांत होता है। और मैं भी खुद को देखता हूँ कि मैं कब किस बंधन में हूँ, क्योंकि यह बदलता रहता है। तो कोई निश्चित बंधन नहीं है, बल्कि आमतौर पर ये मिश्रित बंधन होते हैं। या तो तमस है या रजस है या सत्व। ये आमतौर पर बहुत दुर्लभ है कि आप केवल शुद्ध सत्व में हो। तो मैं भी बहुत बार रजस सत्व में होता हूँ, यानी मैं देखता हूँ कि मैं शुद्धता से जी रहा हूँ।
और शुद्धता के मूल नियमों का पालन, क्योंकि तुम पहले से जानते हो कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो योग की शिक्षा यह जोर देती है कि मानव संबंधों में सकारात्मक संबंध होना चाहिए। तो जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो ध्यान देना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या कह रहा है, वह तुरंत ध्यान देगा, लेकिन तब तुम जानोगे कि वह कौन है। तो जो वह कहता है उससे वह यह भी बताता है कि उसकी ज़िंदगी कैसी है, क्योंकि जैसे वह प्रकट होता है वह खुद है। तो इसके लिए एक योग की शिक्षा है कि एक बुद्धिमान गुरु गांव के किनारे बैठा है और उसके पास एक शिष्य बैठा है, और फिर आते हैं यात्री और हर तरह के पर्यटक आते हैं और पूछते हैं, गुरुजी गाँव के लोग कैसे हैं? और फिर गुरु कहते हैं, मौकन के लोग कैसे हैं? और फिर वह कहता है, ओह वे बहुत बुरे हैं, दुष्ट हैं, हर किसी की शिकायत करते हैं। और फिर वह कहता है, स्वागत है कि तुम इतनी लंबी यात्रा पर आए हो, लेकिन यहाँ लोग भी वैसे ही हैं, गांव में आकर थक जाओ। और फिर दूसरा आता है और वह भी पूछता है, गुरुजी यहाँ के लोग कैसे हैं? और फिर वह कहता है, तो कि यहाँ के लोग कैसे हैं? ओह वे बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, मददगार हैं, हर कोई एक दूसरे का समर्थन करता है। वह कहता है, तो इतनी लंबी यात्रा करने की ज़रूरत थी, लेकिन स्वागत है, यहाँ लोग भी कैसे हैं? और फिर शिष्य गुरु की ओर मुड़ता है और कहता है, गुरुजी यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये तो द्वेष है, या यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? तो एक ने कहा कि लोग बुरे हैं और दूसरे ने कहा कि लोग अच्छे हैं। और गुरु ने कहा कि हर कोई जीवन में वही देखेगा जो, तो जीवन का सूत्र पूरी तरह से सरल है, जो चीज़ तुम्हें परेशान करती है वह तुम्हारे अंदर की परेशानी है। मैंने ये समझ लिया। तो जब मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ जब मैं किसी में गलतियाँ ढूंढता हूँ, तो मैं एक बहुत गहरी आत्मनिरीक्षण की ध्यान में चला जाता हूँ और मैं खोजने लगता हूँ कि चाबा में, गोविंदपुर में वह क्या है जो बहुत गहराई से लाना है, क्योंकि उसमें भी यह गुण है। बस यह सतह पर नहीं है, बल्कि दबा हुआ है, नीचे की चक्र में है, और इन्हें हल किया जा सकता है, और इन्हें हल करना भी ज़रूरी है। और कुछ समय बाद तुम ये समझने लगते हो कि दुनिया एक दर्पण है, यानी जो अंदर है वही बाहर है, जो तुम हो तुम वही। अंत देख लेते हो। मैं उदाहरण के लिए जब मैं ईमेल करता हूँ तो मैं हमेशा ईमेल को कई बार पढ़ता हूँ, क्योंकि जो मैं दूसरों को लिखता हूँ वह मैं अपने लिए भी लिखता हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में वही हूँ, मैं दूसरों को लिखता हूँ। तो मैं अब इस तरह से जीवन को देखता हूँ और हमेशा ये देखता हूँ कि मैंने क्या लिखा, उसमें क्या था। पहले मैं इसे थोड़ा रखता था, ईमेल को आराम देता था कि इसे अभी नहीं भेजता, इस पर हम एक और रात सोते हैं। तो मेरे भी ऐसे समय थे। तो ये मेरी जागरूकता है। मेरे लिए यह इस तरह से प्रकट होता है, मुझे नहीं पता वो और कैसे करता है। अगला, तो तब अन्नमय कोश था और फिर प्राणमय कोश है। तो प्राण का मतलब जीवन शक्ति, ऊर्जा है। ये ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है, ये वास्तव में तुम्हारे शरीर को घेरता है। ये तुम्हारी आभा है, ये तुम्हारी आभा है। इससे जो संवेदनशील है वह आभा को भी देखता है। और प्राण एक सूक्ष्म भौतिक पोषण है। तुम्हें इसकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी खाने और हवा की। बस यह एक सूक्ष्म ऊर्जा है। और मनमय कोश, ये मन की ऊर्जा का आवरण है। मन विचारों के क्षणिक टुकड़े में कहीं भी जा सकता है और हर विचार तुरंत एक स्तर खोल देता है। तो जो तुम्हारा विचार है वह पहले ही बन चुका है। तो यह तुम्हारे लिए एक दुनिया है जो शुरू हो चुकी है। तुमने पहले ही एक बीज बो दिया है, क्योंकि विचार भी ऐसा ही है कि जिस पर तुम सोचते हो उसे तुम अंततः काटोगे, क्योंकि वह तुम्हारी दुनिया में प्रकट होगा। और वहाँ है विज्ञानमय कोश, ये बुद्धि का आवरण है। यह भी सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस समाज में हैं। संबंध बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम किसके साथ हो, तुम किस में शामिल हो, तुम क्या खा रहे हो, क्योंकि जो तुम खाते हो वही तुम बन जाते हो। तो योग के दर्शन का आधार अहिंसा है। अहिंसा का मतलब है हिंसा से मुक्त रहना। मैं केवल अपनी कहानी बता सकता हूँ कि मैं कैसे शाकाहारी बना और कैसे मैं शाकाहारी बना। और मैं ऐसा शाकाहारी नहीं बना कि मैं इस शाकाहारी उन्माद में चला गया और मैं शाकाहार का अनुयायी हूँ या शाकाहार का, बल्कि ये इस तरह शुरू हुआ कि बचपन में मुझे मांस पसंद नहीं था और मैं हमेशा इसे प्लेट के किनारे से निकाल देता था। और मेरे माता पिता इसे इतना पसंद नहीं करते थे। हमारे फ्रिज में 7-8 तरह की चटनी होती थी। मेरे पिता समृद्ध थे, इसलिए मैं भी। और मैं हमेशा कहता था कि कुछ और नहीं है, और वे कहते थे, और क्या कुछ और है? तुम 8 तरह की चीज़ों में से नहीं चुन सकते? तो चाबा फिर से चुन रहा है और मुझे एक कान की बात मिली। और वास्तव में ये सब तय हो गया था, लेकिन मैं इसे संप्रेषित नहीं कर सका। मैं बचपन में ये नहीं कह सका कि पापा मम्मी ये नहीं खाना चाहता तो कृपया समझो। और मैंने इसे अपने अंदर दबाना शुरू कर दिया। अब इससे ऐसे लक्षण हुए कि मुझे मुंह में छाले हो गए। तुम जानते हो ना मुंह के छाले क्या होते हैं। कुछ समय बाद मेरा मुंह ऐसा हो गया कि मैं खा नहीं सका। और फिर मैंने खाना नहीं खाया तो फिर ये हुआ कि चाबा नहीं खाता तो देखो वह मेरी माँ की तरह पतली है।
उसने मुझे आंडी की पोती कहा। तो मेरी पसलियाँ बाहर थीं और वास्तव में मुझे एक्सरे की ज़रूरत नहीं थी, एक नियन लाइट ही काफ़ी थी। हम चाबा के साथ देखेंगे क्या हो रहा है। और फिर ये बच्चा नहीं खाता तो क्या हुआ, कीड़ा है या उसके साथ क्या हुआ? तो कुछ नहीं है, बस वह ये खाना नहीं चाहता। तो मुझे ये सीखना पड़ा कि मुझे जो महसूस होता है उसे कैसे संप्रेषित करना है, और वो चीज़ें मेरे जीवन में हैं, वो मेरी दुनिया है। मैंने ये सीखा। तो मैंने 50 साल तक यह सीखा कि मैं इसे प्यार से कहूँ बे, और इसके लिए खड़ा रहूँ कि मैं कौन हूँ, बचपन से मैं ऐसा ही हूँ। तो मैं इसे अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ, यानी मैं इसे लागू कर रहा हूँ और यही जी रहा हूँ। और एक समय के बाद मैं इसमें बहुत अच्छे से आ गया और फिर मैं शाकाहारी बन गया। और शाकाहारी बनने का कारण यह था कि मैं दूध सहन नहीं कर पाता था। मुझे चीज़ें बहुत पसंद थीं, लेकिन मैं चीज़ें भी सहन नहीं कर पाता था। तो जाहिर है मैं यह नहीं बताने वाला कि क्यों। बात यह है कि मैंने आत्मनिरीक्षण ध्यान किया। मैं इसे ऐसा ही कहता हूँ, लेकिन असल में मैंने अपने एक दिन का अवलोकन किया और उस एक दिन में मैंने देखा कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पका रहा हूँ, क्या हो रहा है और अंत में क्या निकलता है। और फिर मैंने इसका विश्लेषण किया और कहा कि एक समय के बाद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर यह हुआ कि जैसे मैं लैक्टोज असहिष्णु था तो मैंने लैक्टोज मुक्त दूध देखा, लैक्टोज मुक्त चीज़ देखी, तो मैंने भी इन सुंदर छोटे चक्रों से गुजरा। और अंत में मैंने यह समझा कि कहानी बहुत सरल है कि चाबा शाकाहारी बन गया, वह अपने शाकाहारी बन में आ गया। और असल में ये एक अलग तरंग है। ये ना तो बेहतर है, नहीं खराब, ना ही ऊंचा और ना ही नीचा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी से अलग हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बस वही हूँ जो मैं हूँ, लेकिन अब मैं वहीं जी रहा हूँ जो मैं हूँ। क्या तुम समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, बस मैं इसे अपनाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाया और न ही इसे अपनाने की हिम्मत कर पाया। अब मैं अपने जीवन में इसे अपनाता हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ, और इसलिए मैं इस तरह से आता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि हमें हमेशा बुद्ध, समझ और सही विवेक को एक साथ लागू करना ज़रूरी है। तो ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम जान सको कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि ये अभी भी शाश्वत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि तुम उन चीज़ों की जांच करो जो मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वह बुनियादी है, जो निश्चित है, क्योंकि यह हज़ारों सालों से ऐसा ही है और मैं अपने जीवन से इसे जोड़ता हूँ कि मैं इसे कैसे जीता हूँ। लेकिन यह मेरे लिए ऐसा है जैसे मैं जीता हूँ। तुम अपने जीवन में इसे देखो, ये कैसे है। जो मैं कहता हूँ उसे सब कुछ मत मानो। और वहाँ स्थायी आत्मा भी है, ये मुक्ति का आवरण है। ये असल में हमारा कारणात्मक शरीर है। यह एक बहुत ही नाजुक हिस्सा है और इससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हमारी इच्छाओं की संतोषजनकता के लिए आराम और सुख की चाह बहुत बड़ी है। तो हर कोई आनंद लेना चाहता है, हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, लेकिन इसके लिए वह दुखी होगा। मैंने यही समझा है, क्योंकि जुनून दुख लाता है। मैंने यही समझा, मुक्ति, मोक्ष का मतलब है कि आत्मा काष्ठ के बंधनों से मुक्त हो जाती है, यानी तुम्हारा असली स्वरूप काष्ठ से, आवरणों से मुक्त हो जाता है, जैसे प्याज की परतें हटाई जाती हैं। और फिर अचानक मनुमतरज का मन संसार का निर्माण करता है। तो हर विचार, कल्पना, हर भावना अपने आप में एक एक दुनिया है। तो तुम्हारे अंदर इस तरह की कई दुनिया हैं। जितना तुम महसूस करते हो, सोचते हो, ये सब एक एक स्तर हैं। मेरे अंदर बहुत सारे स्तर हैं, मैंने यही समझा। और तुम लगातार इन स्तरों पर कूदते रहते हो, क्योंकि कभी यह तुम्हारे जीवन में चल रहा है, कभी वह चल रहा है। बस इतना अच्छा है कि तुम इसे पहचान लो, और ये सब तुमने खुद ही बनाए हैं। तो हम ही सृष्टि करता है, समझे? तो सृष्टि हमारे माध्यम से होती है। यम नियम, ये योग का आधार है, इसे टाला नहीं जा सकता। तो जब मैंने 3 साल तक योग शिक्षकों को प्रशिक्षित किया, मैंने 70 शिक्षकों को योग शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया। हमने निताज प्राम प्रभु और किस झोली के साथ बच्चों के योग शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। अगर तुम कभी उनके बारे में सुनो तो हम 3 साल तक साथ काम करते रहे। और वास्तव में मैं हमेशा शिक्षकों से कहता था कि जब तक तुम योग में आधार, यम और नियम को नहीं जीते, तब तक हम बस बातें कर रहे हैं। तो जिसके लिए कोई आधार नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं से कुछ नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें आधार बताने जा रहा हूँ, ठीक है? पहला है अहिंसा, न हानि पहुँचाना। इसका मतलब है कि न तो विचार में, न ही बोले गए शब्दों में, न ही क्रियाओं में, और न ही दूसरों को प्रोत्साहित करने में मैं किसी भी ऐसी चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करता, न ही सोचता हूँ जो किसी को नुकसान पहुँचाए। तो ये पहले से ही एक आसान काम नहीं है, लेकिन इसे किया जा सकता है। दूसरा, सत्य बोलना। अरे वाह, ये पहले एक मूल गुण था, वैसे मैं बस ये कह रहा हूँ।
तीसरा है चोरी न करना, ये भी ऐसा ही है, लेकिन नहीं आध्यात्मिक उत्पाद नहीं कुछ भी। तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि मैं अब तुम्हारा फ़ोन नहीं लूँगा। चौथा है संयम, मैं संयमित हूँ, मुझे उतना ही काफ़ी है, मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो तुम संयमित हो। पांचवा है संतुष्टि, तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो कि ये ठीक इसी तरह अच्छा है जैसे ये है, क्योंकि तुम्हारे कर्म में जो कुछ भी है वह सक्रिय हो जाएगा। छठा है लिंग संग्रह, तो तुम बेवजह चीज़ें नहीं इकट्ठा करते। तो सोचो केलियन मैं यहाँ तक पहुँच गया, सच में ये 50 साल है। ये पिछले 15-20 साल बहुत ही तीव्र रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि 2002 में मेरी माँ चली गई, मैंने उनका हाथ पकड़ा। फिर 2018 में मेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया, फिर मैं तलाक ले लिया, और मैं इसे ऐसे ही क्रम में गिन सकता हूँ। और अचानक मैं वहाँ रह गया एक नई ज़िंदगी के साथ, और मेरे पास एक सूटकेस था, और उसी एक सूटकेस के साथ मैं चला गया। और बांधने वाले ने कहा कि उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि मालिक खुद चला गया हो, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैं जो अपार्टमेंट किराए पर ले रहा हूँ वो कपोसवार में है, और ये सब लगभग 10 मिनट में हो गया, तो मेरे पास अब कोई अनावश्यक चीज़ें नहीं हैं। तो मैंने शुरू किया, मैंने अपने पियानो को दान कर दिया जो ये बचपन का हिस्सा था। तो ये मेरा एक बहुत ही प्रिय वाद्य यंत्र था, फिर भी मैंने इसे दान कर दिया। बहुत मुश्किल है, ये पियानो भारी है, इसे और नहीं उठाने वाला, मेरे लिए ये हारमोनियम ही काफ़ी है, ये भी भारी है। मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ या उधार मांग सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसे अपने साथ नहीं लाया, बल्कि मैंने इसे गिटेंड्रिया प्राग से मांगा। तो अगर कुछ नहीं है तो भी कुछ है। और एक समय के बाद मैं इस स्थिति में पहुँच गया कि मैंने सब कुछ दान कर दिया। मैंने नर्सरी के लिए नर्सरी के वाद्य यंत्र दे दिए, जब बच्चों की योग कक्षाएँ और जिम्नास्टिक बंद हो गई। जो कुछ भी मेरे चारों ओर ख़त्म हो गया, मैंने उसे इस तरह से पार किया कि मैंने उसे दान कर दिया। मैंने तरनौक के घर को अपने बड़े बेटे और पोते के लिए छोड़ दिया, और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे वास्तव में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास जीवन में सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मेरे पास एक कार है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिसे मैंने 7 साल से रखा है। ये एक माँ की कार है, जिसे मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि वे विदेश थाईलैंड चले गए थे, और उस समय मेरे पास कोई कार नहीं थी। तब उस महिला ने कहा, तो चाबा बाची, जब मैं तुम्हारे पास योगा करने आई थी तो मैं तुम्हें अपनी कार छोड़ देती हूँ। और फिर वे थाईलैंड चले गए क्योंकि उनका बच्चा एक भिक्षु स्कूल में पढ़ता था, और वास्तव में तब से मैं इसी कार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसलिए यह मेरे नाम पर नहीं है, क्योंकि मैं बस सब कुछ का भुगतान करता हूँ। तो मेरे नाम पर धीरे धीरे कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी मैं यहाँ हूँ। तो जब इंसान अपने जीवन में होता है, मैं बहुत हिम्मत वाला हो गया हूँ, तो मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत हिम्मत जुटाई है, और मैंने रेत के थैले फेंक दिए, क्योंकि ये सारे रेत के थैले अनावश्यक हैं। लेकिन हमेशा उतना ही चाहिए होता है कि आप उतर सकें। तो एयरशिप हमेशा ऊपर नहीं रह सकती, और ना ही विमान। सच है तो उसे नीचे आना होगा। तो ज़मीन भी महत्वपूर्ण है, तो हमें ज़मीन से भी जुड़े रहना चाहिए। नीचे के चक्र भी महत्वपूर्ण हैं, मूलाधार चक्र और नीचे के चक्र, तो सब कुछ एक साथ चलाना चाहिए। तो आज ये कानूनी है, मैं इसे आराम कानूनी कहता हूँ। इसका मतलब है कि उसके पास गर्म पानी है, उसके पास ठंडा पानी है। आप जानते हैं कि केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। मैं भी सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ, मैं स्थिति में हूँ, लेकिन मैं इसके खिलाफ क्या कर सकता हूँ? तो मैं एक विमान के सामने खड़ा नहीं हो सकता, और नहीं कह सकता कि तुम सिर्फ मेरे शरीर के ऊपर से नहीं उड़ सकते। और मैं तुम्हें ये बात बताऊँगा, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ये तय कर दिया जाता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वे ये भी छोड़ते हैं कि तुम इसके बारे में बात करो, क्योंकि ये सृष्टि है। तो वे सृष्टि के बारे में जानते हैं कि जिस बारे में तुम बात कर रहे हो और जिस बारे में हज़ारों लाखों लोग बात कर रहे हैं, वह सृष्टि में आ रहा है, क्योंकि हम उन्हें ध्यान दे रहे हैं। मैंने इन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाया है, मैं भी देखता हूँ, और मैं भी ध्यान से देखता हूँ ताकि मैं इसे परिधि में देख सकूँ। लेकिन ये मेरा मुख्य फोकस नहीं है। मेरा मुख्य फोकस ये है कि मैं इसके खिलाफ क्या कर सकता हूँ मेरी जागरूकता में। इसका मतलब है कि मैं हर साल एक पंचकर्मा पर जाता हूँ और अपने शरीर को साफ़ करता हूँ। इसका मतलब है कि आप एक प्री वैदिक क्लिनिक में जाते हैं और वहाँ से जहर जो आपके सिर में जमा हो गया है उसे साफ़ कर दिया जाता है। मैं 16 दिन रहा, इन पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसलिए सफाई के उपचार करना, उपवास करना, तो सचेत रहना। तुम उस चीज़ को रोक नहीं सकते जो अब हो रही है। तुम इसे इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि ये होना चाहिए। मैंने यह वहाँ समझा कि हमारे यहाँ इसे कृष्णा कहते हैं। बिना उनकी अनुमति के ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं, यहाँ तक कि एक घास की डंडी भी हिल नहीं सकती। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सृष्टिकर्ता, जो मुख्य सृष्टिकर्ता है भगवान कृष्ण, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है? तो वह कैसे नहीं जान सकता कि क्या हो रहा है? वह सब कुछ जानता है। मैं बस ये कहता हूँ कि जो कि यूइंग को भी डलास में होना चाहिए था, है ना? क्या आप इसे याद करते हैं?
तो डार्थ वॉडर को भी योद्धा के साथ, लॉर्ड स्काई वॉकर के साथ होना चाहिए था। तो दोनों पक्ष ज़रूरी हैं, क्योंकि इस तरह तुम विकसित हो सकते हो और मैं भी, क्योंकि अगर तुम इसे नहीं देखते तो तुम दूसरे को नहीं जान पाओगे। तो इसलिए कंट्रास्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सब कुछ हमारे लिए होता है। मैं इस पर पहुंचा हूं, लेकिन मैं जो मैं जानता हूं उसे मैं करूंगा, बाकी मैं भगवान पे छोड़ता हूं। मुझे लगता है कि अब इसका समय आ गया है और मैं अपने साथी मनुष्यों को जागरूक कर रहा हूँ कि मैं हमेशा अपने अधिकारों के बारे में बताता हूँ, हमेशा मूल बातें बताता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, लेकिन वह क्या कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम इस बारे में भी बात करें कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि बातें तो बहुत हो चुकी हैं। ये सालों से, दशकों से हो रहा है, बस कोई कुछ नहीं कर रहा। तो बच्चों, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं और कुछ नहीं। तुम जागरूक रहो और अपने शरीर को साफ रखो और स्वस्थ रहने की कोशिश करो और इस आज की दुनिया में नहीं रहना। यह काम है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम यह है कि आप कोशिश करें, आप इंसान बने रहें, क्योंकि अब एक पल में सीमा बहुत पतली है। आप देख रहे हैं, है ना? एक पल में दुनिया आपको ले जा सकती है और ये परीक्षाएं आती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी, क्योंकि यह दुनिया इस तरह से है कि जीवन आपको आपकी रचना के साथ सामना कराता है। इसका मतलब है कि एक ऊर्जा आती है और जो ऊर्जा आई है वहाँ इंसान है, वहाँ हम हैं और हम निर्णय लेते हैं। हमारे पास एक छोटी ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता है कि मैं कहूँ कि मैं डार्थ वेडर बनूंगा या मैं योद्धा बनूंगा। तुम इतना ही निर्णय ले सकते हो। और अगर आप दोनों शक्तियों को देखें, दोनों मौजूद हैं, लेकिन तुम चुनते हो और तुम उसी दिशा में जाते हो और तुम इतना ही कर सकते हो। तुम जागरूक हो और ध्यान देते हो और तुम और कुछ नहीं कर सकते। तो 9वां है संतों के उपदेशों का अध्ययन। ये वेद हजारों साल पुराने हैं। 10वां है भगवान के प्रति समर्पण। ये है कि आप खुद को भगवान को समर्पित करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, पर हम अंत तक पहुंच गए, है ना? अब अपनी घटनाएं आ रही हैं कि मैं 2020 में शुरू कर रहा हूं, क्योंकि ये निकटवर्ती वर्ष होंगे। तो मसाज के साथ मुख्य दिशा ये थी कि मैं बच्चों के साथ काम कर रहा था। मेरे पास 150 बच्चे थे, 7 नर्सरी में, 1 प्राथमिक स्कूल में, डियोस्ट में और उसके आसपास। और बस मुझे चाबा बांची कहते थे, यही मेरा नाम था। मेरे पास 150 छोटे छोटे बच्चे थे और मैं उन्हें बहुत पसंद करता था और वे भी मुझे बहुत पसंद करते थे। फिर कोविड आया और नर्सरी के प्रबंधकों ने कहा, चाबा बांची, तुम बच्चों के पास नहीं आ सकते, क्योंकि अवकाश कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। वहाँ एक मौका था कि हाँ, विशेष अनुमति थी, नर्सरी प्रबंधक की अनुमति हो सकती थी, लेकिन मुझे वो अनुमति नहीं मिली। इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये कहना आसान था, फिर मैं टूट भी गया। तो अब मुख्य बात आती है कि देखो, एक 46 साल का, ये 4 साल पहले की बात है, अब मैं 50 का हूँ। तो एक 46 साल का परिवार का पिता, 3 बच्चों के साथ, 2 बड़े 1 छोटे, कि अचानक शुक्रवार से सोमवार तक उसकी आमदनी शून्य हो जाती है। ये मज़ेदार है ना? शुक्रवार से सोमवार तक, तो शुक्रवार, शनिवार, फिर सोमवार। बच्चों की कसरत अब नहीं थी, इसमें 10 साल लग गए। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि मैंने इसमें 10 साल लगा दिए। फिर मैंने इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। मुख्य बात यह है कि मैं इस स्थिति में था और मैं बच्चों की सेवा कर रहा था, और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो उसके बाद मेरा मन टूट गया। तो यह इस तरह हुआ कि तरनोक में हमारे घर के पास जब कुत्ते घर लौटे, मैं लिविंग रूम में घुटने के बल बैठ गया। मैं घर पर अकेला था और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं टूट गया और मैंने कहा, कृष्णा, भगवान, अब यह ख़त्म हो जाए, मुझे मार दो, बस बहुत हो गया। मैं 46 साल का हूँ, मुझे सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, बस बहुत हो गया। मैं अब और किसी चीज़ में ज़ोर नहीं डालूँगा, मैंने इसमें 10 साल लगा दिए, बस बहुत हो गया। और मुझे उस पल की याद है, वह एक ऐसा पल था जैसे मैं मर गया था और मैं बहुत रोया 46 साल की उम्र में। और उसके बाद लगभग 1-2-3 दिन बाद अचानक मेरा फ़ोन बज उठा और फिर मैंने फ़ोन उठाया और एरमलेकी अटिला ने मुझे फ़ोन किया। उसके बारे में यह जानना ज़रूरी है कि वह हंगरी का सबसे प्रसिद्ध हड्डी जोड़ने वाला है, ये तो निश्चित है। तो उसके पास 250,000 सब्सक्राइबर हैं और वह लड़का बहुत होशियार है। और मैंने पहले उसे जाना और मैं उसके पास गया और उसके साथ दोस्ती की, क्योंकि मैं उसे भी एक इंसान मानता था। कोई बात नहीं कि विदेशी होना अच्छा है और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे कभी नहीं परवाह थी कि कोई कहाँ से आया। मुझे हमेशा इंसान में दिलचस्पी होती है और मैं हमेशा इंसान की तलाश करता हूँ। और मैं अटिला के साथ दोस्ती कर ली और अचानक अटिला ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा, चाबी, मैं सुन रहा हूँ कि कोविड के कारण तुम बच्चों के पास नहीं जा सकते, क्या तुम्हारे पास काम है? मैं कहता हूँ, अटिला नहीं है, मेरी आमदनी शून्य है। और अटिला ने कहा, ठीक है चाबी, तो अब तुमने 100 विजिटिंग कार्ड बनवाए हैं, क्योंकि तुम एक थेरेपिस्ट हो।
और मैं तुम्हें हड्डी जोड़ना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो मैंने लीजियन में सीखा, जो मेरे मास्टरों ने मुझे सिखाया। और अचानक अटेला के साथ एक साझेदारी शुरू हो गई। उसने मुझे अपना ज्ञान दिया और उसने बहुत कम लोगों को यह ज्ञान दिया, क्योंकि हम दोस्त बन गए, जिसका मतलब है कि वह एक दिल से जुड़ा हुआ इंसान है। बहुत कम लोग मुझे इतनी गहराई से जानते हैं, भगवान का शुक्र है, जैसे मैं जानता हूँ। और उसके बाद उसने मुझे विकास मिहाई के पास भेज दिया। विकास मिशी ने ऑक्सफोर्ड से स्नातक किया एक ऑस्टियोपैथिक थेरेपिस्ट के रूप में। तब मैं एक मैनुअल थेरेपिस्ट बन गया। मैंने ये भी सीखा। ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। मैं इसे एक चिकित्सीय सहायक के रूप में, बल्कि सहायक के रूप में बुलाना पसंद करता हूँ। मैंने एक को जाने दिया, दूसरा आ गया। 3-4 दिन में मेरी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। वह दूसरी सेना को मार डालेगा, यह बाहर है। वह बेहतर है कि जंगल में चला जाए और त्याग दे। और कृष्ण उससे कहते हैं कि तुम त्याग कर सकते हो, तुम ऐसा सोचते हो, बस ये सब पहले ही हो चुका है जो तुम कर रहे हो। तुम हमेशा यहाँ थे और हमेशा यहाँ रहोगे, बस तुम इसे याद नहीं करते कि तुम यहाँ थे। कृष्णा और भगवान इसे याद रखते हैं। तो असल में ये सब पहले ही हो चुके हैं, जो हो रहा है बस हम यहाँ अलग अलग कपड़ों में थे। हमेशा आगे बढ़ने का एक रास्ता होता है, और अगर तुम लगाम छोड़ देते हो तो अर्जुन ने कृष्ण को लगाम सौंप दी। कृष्ण उसका सारथी बन गया, और तभी से वो होगा जो भगवान चाहते हैं। तो वो नहीं होगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा अहंकार है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो थोड़ा सा अहंकार वहाँ है, वो अहंकार बस थोड़ा सा वहाँ है कि मैं जीना चाहता हूँ, तो बस तुम जीवित रहोगे, लेकिन बाकी सब तुम भगवान को सौंप देते हो। और ये समर्पण मेरे लिए इस तरह से आया कि मैं पूरी तरह से टूट गया। मैंने सब कुछ खो दिया। तो 46 साल की उम्र में मेरी आमदनी शून्य थी। मेरे लिए यह समर्पण इस तरह आया। कृष्णा ने मुझे इस तरह से सिखाया कि मुझे एक जीवन के लिए समझना है कि यह कैसे काम करता है, और तभी से मैंने खुद को सौंप दिया, और तभी से सब कुछ काम करने लगा। तो अब वो है जो वह चाहता है। और यहाँ मैंने आपके लिए ऐसी कहानियाँ डाली हैं कि मैं सिर्फ 1 या 2 बातें उठाने वाला हूँ कोविड के बाद, कि मैंने बच्चों को खो दिया। मैं बेशन्योरे ऑनर कर रहा हूँ। ये 1300 लोगों की छोटी जनसंख्या है, छोटी सी गली। मैं बेशन्योरे कैसे आया? सब लोग पूछते हैं तुम बेशन्योरे क्या कर रहे हो? और फिर मैं बेशन्योरे ये खोज रहा था कि मैंने एक पैरों की रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट महिला से मुलाकात की। इसने मेरे पैरों का इलाज करना शुरू किया। तो मैं इन चीज़ों में विश्वास करता हूँ, रिफ्लेक्सोलॉजी में मैं विश्वास करता हूँ, रिफ्लेक्सोलॉजी में। और मैं यह आजमाना चाहता था, मैं यह देखना चाहता था कि वह क्या जानती है, क्योंकि कई लोगों ने मोनेट की सिफारिश की थी आसक, और उसने मेरे पैरों की मालिश करना शुरू किया। और वह हर हफ्ते इतनी उत्साह से आती थी, आधे साल तक, हर रात 9 से 10 बजे तक, एक हफ्ते में एक बार, कि हम दोस्त बन गए, हम बातचीत करने लगे जैसे सहकर्मी। और फिर एक बार मैंने कहा कि मैंने अपने बेटे को तरनोक में घर दे दिया, क्योंकि मेरा पोता पैदा हुआ है और मैं अगले हफ्ते तरनोक में नहीं रहूँगा, तो तुम यहाँ मुझसे नहीं आ सकोगी। और फिर उसने कहा क्या तुम अब मजाक कर रहे हो? तो क्या तुम्हारे पास हर हफ्ते या महीने में 8-10 मेहमान होते हैं और तुम नहीं जानते कि तुम अगले हफ्ते कहाँ जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं अभी नहीं जानता, क्योंकि मैं उस जगह को नहीं देख रहा हूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ ये निश्चित है, क्योंकि मुझे घर छोड़ना होगा, क्योंकि मेरे बेटे के लोग पेंट कर रहे हैं। और मोनी ने कहा सुनो चाबी, मेरे पास बेशनियों में एक क्लिनिक है और मैं पूरे हफ्ते क्लिनिक का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तुम क्या कहोगे अगर तुम क्लिनिक को किराए पर ले लेते हो? तो इस तरह मेरा बेशनियों में क्लिनिक बन गया। तो बेशनियों का क्लिनिक मेरे पास आया, मैं बेशनियों के क्लिनिक के पीछे गया। मैं निम्नलिखित कहूँगा, मैंने यह कपोसवारी अपार्टमेंट इस तरह पाया और यह होगा। खैर अब सब लोग इसके बारे में हैरान होंगे। उसने मुझे अपार्टमेंट खोज कर दिया कि दरअसल जब हमारे रिश्ते का अंत आया, मेरे साथी के साथ मैं 70 पर जा रहा था, वह M7 पर जा रहा था, या ठीक इसके विपरीत। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसे कहते हैं, हम एक समान रास्ते पर जा रहे हैं, बस साथ में नहीं। अब हम साथ नहीं हैं। और दरअसल मैंने कहा कि मैं चला जाऊंगा और फिर मैं कपोसवार में एक नज़दीकी जगह पर रहूंगा, क्योंकि हम 7 साल तक कृष्णावॉली के पास सोमोग्य वामोस में रहते थे। और फिर ऐसा हुआ कि मैं कपोसवार में गया, एक बॉक्सिंग कोच अबो ग्यूला से मिला, वह मेरा बॉक्सिंग कोच बन गया। और फिर मैं ग्यूला से सोना में मिला। मैं कपोसवार के फ्लावर बाथ में सोना कर रहा था और ग्यूला ने मेरी ओर देखा और कहा हम तो कृष्णावॉली में नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ वहाँ हमेशा सब कुछ अच्छा होता है, शांति होती है, प्यार होता है, तो और क्या होगा। और ये पता चला कि उसने भी भगवद गीता पढ़ी है, कृष्णावॉली में गई है, उसे कृष्ण भक्त पसंद हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे पता है कि वे लोग कैसे हैं। और मैंने बॉक्सिंग करना शुरू किया और कपोसवार में मेरे बॉक्सिंग हॉल के सामने एक 4 मंजिला इमारत है। और एक दिन मैं ट्रेनिंग के लिए जल्दी पहुँच गया 3 बजे और ट्रेनिंग 9 बजे शुरू हुई।
और मैंने महसूस किया कि गाड़ी से बाहर निकलो, उस सामने वाले घर में जाओ, दरवाजे पर दस्तक दो, दरवाज़ा खुल जाएगा और अंदर जाओ और दीवार पर लगे समाचार पत्र की फ़ोटो लो। तो मैं कहता हूँ मैं ये करूँगा, कसम खाता हूँ। मैं बाहर निकला, अंदर गया, पैनल हाउस के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा आसानी से खुल गया। मैं अंदर गया और दीवार पर लगे समाचार पत्र की फ़ोटो ली। तो चश्मा नहीं था, मैं छोटे अक्षर नहीं पढ़ सका, लेकिन मैंने फ़ोटो ले लिया। और अचानक एक लड़का आया पेंटिंग के कपड़ों में, उसके बगल में खिड़की थी। मैं कहता हूँ क्या तुम एक अपार्टमेंट का नवीनीकरण कर रहे हो? वह कहता है हाँ। मैं कहता हूँ और ये किराए पर होगा या बेचा जाएगा? मैं अब वहाँ रहता हूँ। तो भगवान इस तरह से मार्गदर्शन करते हैं कि वह सब कुछ दिखाते हैं और सब कुछ देते हैं। अगर तुम सब कुछ छोड़ देते हो, अगर तुम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, जो तुम सोचते हो कि सब कुछ है और इस बीच वह कुछ नहीं है, और तभी से वह तुम्हें मार्गदर्शन करने लगता है, तो तुम्हें बस उसकी सुननी है। वह लगातार बिल्कुल बताता है कि कब कहाँ होना है और क्या करना है और किससे मिलना है। मैंने इस तरह से दिव्य आत्मत्याग का अनुभव किया। मैं केवल आपको इसकी रिपोर्ट कर सकता हूँ। मैं एक बातचीत वाली टीम में था, वे बातें कर रहे थे और मैं बातचीत को सुन रहा था, बस देख रहा था कि वे कैसे पिंग पोंग खेल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मैं पर्यवेक्षक था और वे इस बारे में बात कर रहे थे कि सोचिए, भारत में एक अद्भुत आयुर्वेदिक डॉक्टर है जिसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता भी डॉक्टर थे आयुर्वेदिक, और वह ऐसा पंचकर्म करता है। मैं कहता हूँ पंचकर्म, यह तो शानदार है। पंच का मतलब है पांच और कर्म यानी भाग्य का काम, शुद्धिकरण, चलो इसे करते हैं। और मैं तुरंत बातचीत में शामिल हो गया कि माफ़ करना, मैं तो बातचीत सुन रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं भी भारत जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आ सकते हो। और फिर उसके बाद कुछ महीनों के भीतर मैं पहले ही भारत में था। और सोचिए, ये घटना इस तरह हुई कि मैंने भारतीय दूतावास में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के लिए आवेदन दिया और मैं बुडापेस्ट में एक छोटी सी गली में खड़ा था, सप्ताहांत में एक प्रशिक्षण के लिए जा रहा था। और सोचिए, मैं अपने फ़ोन को देख रहा था और मैं कहता हूँ ये तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक हफ्ते में मैं भारत जा रहा हूँ और मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया है। तो मैं कहता हूँ अब क्या होगा? तो मैं कार में बैठा बुडापेस्ट की एक छोटी सी गली में चला गया। गली में खड़ा था, एक छोटी सी बस ने पूरी गली को रोक दिया। भारतीय लोग उतरे और वहाँ झुक रहे थे। यहाँ भारतीय लोग क्यों झुक रहे हैं? तो यहाँ क्या हो रहा है? और अचानक मैंने देखा, मैंने नंबर प्लेट पर नज़र डाली। मैं जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था उसका फ़ोटो लेना छोड़ दिया, क्योंकि यह सच में इतना शानदार था। कार की नंबर प्लेट इंडिया 1 थी। ये शायद दूतावास की कार थी अगर नंबर प्लेट इंडिया 1 थी। और उसी पल जब मैंने इंडिया 1 देखा, मेरा फ़ोन बजा और मेरा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आ गया। तो ठीक उसी पल जब मैंने इंडिया 1 वाली कार देखी, तो तुम उस दृष्टि में पहुंच सकते हो कि यह सब इतना स्पष्ट हो गया है कि सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। इसमें स्वामी जी के गुरु की एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक योगी भारत में एक पेड़ के नीचे बैठा है और योगी इसलिए तरस रहा है क्योंकि उसकी इच्छाएं जाग गई हैं। तो वह यह अनुभव करने की कोशिश कर रहा है कि यह कैसा होता है। और वह पेड़ के नीचे बैठा है और कहता है कि ओह कितना अच्छा होता, एक अच्छा लंच, लेकिन ऐसा लंच नहीं जो मुझे मिलता है, जो बस ऐसे लेफ़्ट ओवर्स होते हैं, बल्कि एक ऐसी टेबल चाहिए मुझे। और फिर अचानक हॉप, वहाँ मेरी छोटी सी टेबल है योगी के पेड़ के नीचे। और इस तरह योगी देखता है और कहता है कि यह सारा खाना यहाँ कैसे आया? खैर, वह इसे खा लेगा। वह इसे खा लेता है और फिर अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि उफ, वह बहुत थक गया है, वह थोड़ा लेटना चाहता है, वह आराम करना चाहता है। और फिर एक बिस्तर होना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं यहाँ ज़मीन पर हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन पर दशकों से लेटा हुआ हूँ। तो चलो एक बिस्तर पर लेटते हैं। तो फिर एक बिस्तर हो और अचानक वहाँ बिस्तर है और योगी बिस्तर पर लेट जाता है, सो जाता है। और फिर अचानक अंधेरा होने लगता है। वह जागता है, ऊपर देखता है और देखता है कि अंधेरा हो रहा है। योगी का आखिरी ख्याल था कि कोई बाघ ना आए, और कहानी खत्म हो गई। तो असल में योगी को बाघ ने खा लिया। तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पल होता है जब तुम्हारी इच्छाएं, और मैं इसे इस तरह कहता हूं कि जब विचार, बोला गया शब्द, क्रिया, इच्छा और डर, क्योंकि तुम यही बना रहे हो, है ना? विचार, बोला गया शब्द, क्रिया, ये सब तुम्हारे नियंत्रण को बनाते हैं। और इच्छा जैसे एक मसाले की तरह होती है, या जैसे एक संकेत कि तुम इसे भरते हो, या ठीक उसी डर से। और तुम इन सब का सामना अपने जीवन में करोगे, क्योंकि जीवन ऐसे ही काम करता है, ये और तरीके से काम नहीं कर सकता। और इनके लिए कानूनी, वह जजोनैक्स करता है, प्राणायाम करता है और हर तरह की सफाई की प्रक्रिया करता है
और कुछ समय बाद वह उस स्तर पर पहुंच जाता है कि वह जानता है कि अगर वह किसी चीज़ के बारे में सोचता है, कुछ भी कहता है, तो वह ऐसा ही होता है। तो हम एलेक्स के साथ यहाँ पर परसों टहल रहे थे, अधिकतम 3 दिन पहले, और फिर हम यहाँ पर बैठे थे और मैंने कहा कि लेकिन मैं फिर से नाचना चाहूँगा, कितना अच्छा होता है एक डांस में थोड़ा नाचना। और हाँ, बंदरगाह में एक डिस्को पार्टी थी, डीजे का पैनल, सब कुछ वहाँ बंदरगाह में एक सुतिवान पर रखा हुआ था। हम घर लौट आए तो यहाँ स्टेज पर सुबह तक क्या चल रहा था, पैन और संगीत। तो अगर तुमने कुछ दिन पहले पार्टी के बारे में सुना तो माफ़ करना, लेकिन मैं बस इसी की इच्छा कर रहा था। तो कैसे, शायद वे वैसे भी वहाँ होते, लेकिन किसी तरह दोनों एक दूसरे से मेल खा गए, दोनों का मिलन हो गया, मेरी इच्छा भी मिली और उनके साथ भी। तो सब कुछ एक पल में होगा। तो जब हम सीपियाँ खोजते हैं तो हम सीप के बारे में बात करते हैं। इस खाड़ी में सीपियाँ बहुत कम हैं अगर यहाँ ध्यान नहीं दिया जाए, लेकिन हम डाइविंग मास्क पहनते हैं और फिर जो हम बात कर रहे हैं उसे हम अंततः निकाल लेंगे, क्योंकि हम निकाल लेंगे। तो जीवन ऐसे ही काम करता है, यही अभिव्यक्ति है, यही सृष्टि है। तो इंसान एक जीवन में यहाँ तक पहुँच सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरे पास तुम्हारे लिए कोई और इच्छा नहीं है सिवाय इसके कि तुम फिर से आप यहाँ तक देख सकते हैं। यह किया जा सकता है, यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, बस वहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि तब सब कुछ ऐसे ही होता है और तब आप भी इसी तरह सृजन कर सकते हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपसे किसी भी तरह से अलग नहीं हूँ, बस मैं जानता हूँ कि यह कैसे काम करता है, इसलिए मैं इसे जानबूझकर करता हूँ और मुझे पता है कि यह कैसे काम करता है, कौन सी चीज़ें बंधनकारी शक्तियाँ हैं, कौन सी बाधाएं हैं, ये सब क्या है, और तब मैं इसे पूरी तरह से संचालित करूँगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेरी किताब कैसे बनेगी। अंत में 11 साल पहले मैंने एक किताब लिखने की योजना बनाई। मैंने उस समय लिखना भी शुरू किया और थोड़े समय के लिए मैं एक पशु चिकित्सा सहायक का हिस्सा बन गया, क्योंकि मैं वह भी था। और मैंने एक पशु चिकित्सक से मुलाकात की और थोड़े समय के लिए उसका सहायक रहा और मैंने अपनी डायरी लिखना शुरू किया। मैंने एक आध्यात्मिक डायरी लिखी जिसे हम कहते हैं। मैंने लिखा कि मैं क्या सोचता हूँ, मैंने लिखा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे आसपास क्या हो रहा है। और ये डायरी घंटे घंटे पर लिखी गई थी। तो मैं लगातार, जैसे एक दफ्तर, मेरे साथ एक डायरी थी और एक इन, और वे देख रहे थे कि चाबा निश्चित रूप से साफ नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास जो कुछ भी कहा गया मैंने वह सब सुना। मैं बातचीत में था, मैंने सब कुछ लिख लिया। तो मैंने लिखा जो मेरे चारों ओर हो रहा था। और एक समय के बाद मैं वहाँ तक पहुँच गया कि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 6 महीने बाद ऐसा हुआ कि कुछ आया और मैंने कहा, हे भगवान, यह तो मुझे बहुत परिचित लग रहा है। मैंने पीछे की ओर देखा तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पहले से ही टुकड़ों में है। तो पहले से ही टुकड़ों में वहाँ पर सृजन का रूप था और अचानक ये पहेली एक साथ आ गई। तो आप अपने सृजन के पल में प्रवेश कर सकते हैं। इस किताब का नाम यही होगा। आप अपने सृजन के पल में प्रवेश कर सकते हैं। इस किताब का नाम यही होगा। संभवतः यह साल के सर्दियों में प्रकाशित होगा। मैं बस इसे सुधार रहा हूँ, तो इसे व्याकरण के लिए सुधारने के लिए वापस भेजा गया है। इसका नाम होगा सृजन की किताब। और यह कि संयोग नहीं होते, यह किताब इसी बारे में होगी। ये किताब पूरी तरह से इसी बारे में होगी कि मैं अपने बचपन से दुनिया को कैसे देखता हूँ। जब मैं बच्चा था, मैंने अपने माता पिता में जो देखा वह यह था कि जब मेरे पिता किसी चीज़ के बारे में बात करते थे तो यह कैसे सच होता था, क्योंकि मेरे पिता भी बहुत बड़े सृजन करता थे। और कभी कभी मेरी माँ उन्हें गाबोर, तुम एक जादूगर हो, या जादूनी कहती थी। और मैंने बाद में इसे जागरूकता के साथ कैसे विकसित किया, यह मेरे जीवन में। तो मैं 10 में से 9 बार 10 को हिट कर दूंगा। तो ये कैसे हो सकता है कि अचानक मैं 9 या 8 हो जाऊं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यह कैसे काम करता है और मैं इसे निश्चित रूप से जानता हूं, और यही मैं किताब में साझा करने वाला हूं। ये किताब 50 सालों को समेटेगी और इसमें बहुत सारी सृजनाएं होंगी और बहुत सारे व्यक्तिगत अनुभव होंगे। यह एक मामला है जिसमें मैं लिखता हूं कि मैंने क्या अनुभव किया, और मुझे विश्वास है कि इससे अन्य लोग भी सीख सकते हैं, क्योंकि हम समान चीज़ें अनुभव करने वाले हैं। बस नाटक का रंग थोड़ा अलग होगा, लेकिन आप इसमें समानता को पहचान लेंगे, क्योंकि हम एक हैं, सब कुछ एक है। यही दुनिया का काम करने का तरीका है। मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ बहुत भाग्यशाली स्थिति में हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त एलेक्स पिछले 15 सालों से आईटी में हैं। तो जो लड़का आप मेरे साथ देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे जाना, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे लिए कौन आ रहा है। दरअसल लगभग 10 साल पहले
मैं पर्चे बनाना चाहता था, डिज़ाइन कराना आदि। और मैं अपने दोस्तों के पास एक प्रिंटिंग प्रेस में गया जिन्हें मैं कम से कम 20 साल से जानता हूँ, और मैंने उनसे कहा, क्या आप किसी को नहीं जानते जो मेरी मदद कर सके डिज़ाइन करने में, जानकारी को प्रबंधित करने में, वेबसाइट चलाने में, फेसबुक चलाने में। मैं इसके साथ नहीं जुड़ना चाहता क्योंकि मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा, एलेक्स बाहर आओ, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और फिर एक 23 साल का युवा लड़का बाहर आया और मैंने उसे बताया कि मैं चाबा हूँ, वह एलेक्स है। और मैंने उसे बताया कि यह वेबसाइट है। मैंने उसे एक लैपटॉप पर दिखाया या जैसे किसी मशीन पर, और मैंने उसे बताया कि इसे प्रोग्राम करना चाहिए और यह काम होगा। और मैंने उससे पूछा, तुम इसके बदले में क्या चाहते हो? तो आप प्रति घंटे के वेतन पर काम कर रहे हैं अनुबंध के साथ, हम इसे कैसे करेंगे? और एलेक्स ने कहा, कल्पना करो, उसने मेरी वेबसाइट को पूरी तरह से स्कैन किया, एक IT विशेषज्ञ जैसा स्कैन करता है कि आप समझ नहीं पाते। तो मेनू पॉइंट्स यहाँ हैं। और अचानक उसने कहा, मुझे वो चीज़ें दिलचस्प लगती हैं जो तुम जानते हो। और हम इस तरह से काम करना शुरू करते हैं कि मैं वह देता हूँ जो मैं जानता हूँ और वह देता है जो वह जानता है। और हम 10 साल से इस तरह काम कर रहे हैं कि वह अपनी जानकारी देता है, मैं उसे PC गुरु कहता हूँ, और वह पूरी तरह से जर्मन, चीनी, बहुत सारी। AI ने 3 योजनाएं बनाई हैं और मैंने AI की 3 योजनाओं में से एक को स्वीकार किया है। AI परफेक्ट, अद्भुत चीज़ है। सवाल यह है कि तुम इसका इस्तेमाल किस लिए करोगे। एलेक्स तुम्हें यह ठीक से बता सकता है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने इसे एक उपयोगकर्ता के रूप में इतना ही समझा। अगर तुम AI से पूछोगे कि वह क्या चाहता है तो वह तुम्हें बिल्कुल सही बताएगा। तो AI खुद को उजागर कर देगा, इसलिए वह खुद को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो जो कुछ भी मानवता प्रोग्राम करती है हम वही प्रोग्राम करते हैं। तो AI इस तरह से है कि हमारी सारी बातचीत, हमारे सारे डेटा, जो कुछ भी हम जानते हैं, क्योंकि हम पिछले कई दशकों से संवाद कर रहे हैं और वे बस इसे रिकॉर्ड करते हैं और इसे क्लाउड में प्रोग्राम करते हैं। तो AI हम खुद हैं, हम वही हैं, बस हम बहुत सारे हैं एक साथ। और AI का उपयोग अच्छे के लिए भी किया जा सकता है, अद्भुत चीज़ों के लिए। तो हम उदाहरण के लिए, जब हमने वेबसाइट पर एक हिस्से के लिए एक परिचय लिखा, तब मैंने एक परिचय लिखा और मैंने कहा, मैं तो ये परिचय पिछले 10 या 20 सालों से लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने मार्केटिंग भी सीखी है। तो मैं कहता हूँ AI क्या लिखेगा, और सच में हमने जो लिखा है उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि AI ने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि इसे कैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब देखता हूँ कि दुनिया एक अद्भुत स्थिति में है, एक अद्भुत स्थिति में कि सब कुछ मौजूद है। तो सोचो, ये आयाम पार करने के उपकरण हैं। तो ये और कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं अभी लिखता हूँ सिडनी और फिर मैं अपने एक दोस्त को सिडनी में कॉल करता हूँ, तो वह यहाँ सिडनी से लॉगिन करेगा। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने सोचा कि ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा है। तो असल में ये आयाम पार करने के उपकरण हैं। तो चलो इनका अच्छा पहलू भी देखते हैं। तुम हवाई जहाज़ में चढ़ते हो, 18 घंटे की उड़ान भरते हो और फिर तुम बुएनोस आयर्स में उतरते हो। वाह, कितना शानदार है। ताकि जहाज़ से, पैदल ट्रेन से, या वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। और ये सब आंतरिक यात्राएं हैं। मैं इस पर पहुँचा, तो तुम अंदर यात्रा कर रहे हो लेकिन बाहर इसे जी रहे हो एक हवाई जहाज़ के साथ। तो असल में ये आंतरिक यात्राएं हैं। तुम्हारा आंतरिक सामग्री होलोग्राम में, मैट्रिक्स में प्रक्षिप्त होता है और तुम इसे ऐसे जीते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक हवाई टिकट खरीदते हो, ऐसा लगता है कि तुम हवाई जहाज़ में चढ़ते हो, लेकिन ये सब आंतरिक यात्राएं हैं। तो जब मैं भारत गया तब हम अद्वैत रिप्ती के पास थे, डॉक्टर के पास। उन्होंने तुरंत हमें अपने परिवार में शामिल कर लिया और हम दिल्ली में उनके घर में रहे। हम सोच रहे थे कि वो हमें अपने घर में क्यों बुला रहे हैं और हमें कमरा क्यों दे रहे हैं। उन्होंने अपना कमरा हमें दे दिया, वहाँ से सब कुछ निकाल दिया और कहा कि उनका बिस्तर अब मेरा बिस्तर है। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा है। और कुछ समय बाद हम वास्तव में अद्वैत के साथ इस तरह बात कर रहे थे कि उसकी माँ मुझ पर इस तरह झुकी हुई थी और मैं भी उसकी माँ पर, एक 70 साल की आंटी। और फिर हमने अपने स्तर पर संवाद किया कि वह पहले मेरी माँ थी, मैं उसका बेटा था और हम एक परिवार थे। और असल में तुम अपने पिछले जीवन में यात्रा कर रहे हो, तो तुम कहीं भी नहीं जाते, तुम बस अपने अंदर जाते हो, बस इसे बाहर जीते हो। क्या तुम समझते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये अद्भुत उपकरण है। तो हमें दुनिया की बुराई नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि हम इन्हें अच्छे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत चुनाव है। तो मैं ये चुनता हूँ कि मैं इसे किस लिए इस्तेमाल करूँ। अगर तुम जानते हो और सचेत हो कि वो तुम्हें किस चीज़ के लिए प्रोग्राम करना चाहता है और वो तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है, तो तुम्हारे लिए वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। क्या तुम समझते हो? तो ये अद्भुत उपकरण है और एलेक्स भी यही कहता है। और ये हमेशा मुझ में यह मजबूत करता है कि चाबा,
और हम हमेशा इस पर बात करते हैं और हमेशा हमेशा वह सही होता है कि, और मैं स्वीकार करता हूँ कि ये अद्भुत चीज़ें हैं और अब सबसे बड़ा विकास करने का समय है। मुझे लगता है कि अब मानवता एक ऐसे शिखर पर है, एक पल में विकास किया जा सकता है, क्योंकि आप इसे गूगल में टाइप करते हैं, आप इसे खोज सकते हैं, तुम इससे विकास कर सकते हो। पहले गांव से बाहर निकलना मुश्किल था, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे गांव के बाहर भी कोई जीवन है। तो दुनिया खुल गई है, सीमाएं खुल गई हैं, तुम सभी आयामों को पार कर सकते हो। तो सवाल ये है कि तुम कितने सचेत हो। तो मैं आई के बारे में भी यही कहता हूँ कि इसे सचेत रूप से शानदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक चमत्कार है। तो हम उदाहरण के लिए, हॉर्वाथ सिलार्ड, उसे ऐसा नाम नहीं दिया गया था, वो लड़का जो हिमालय में रह गया। हमने सटीक डेटा और सटीक कीवर्ड डाले और आईए ने हमारे लिए एक ऐसा चित्र बनाया कि सिलार्ड अब ऊपर है, तो वह अब हिमालय की चोटी पर बैठा है और ध्यान कर रहा है, और वहाँ सिलार्ड बैठा है और ध्यान कर रहा है, और उसने इसे हमारे लिए खूबसूरती से चित्रित किया। तो ये ऐसा है जैसे सिलार्ड वहाँ मौजूद हो। ये सिर्फ एक खेल है, लेकिन यह सब कुछ करने में सक्षम है। सवाल ये है कि आप इसे कहाँ ले जाते हैं। क्या तुम समझते हो? मुझे लगता है कि यह आज की दुनिया है। मैं कहता हूँ, मैं केमिस्ट्री देखता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, कम से कम मैं इसे लागू करता हूँ कि हम इसे कैसे बाहर निकालें। तो मुश्किल फिल्मों को बाहर निकालना शुरू करना होगा। तुम कुछ और नहीं कर सकते। दुनिया अब उस दिशा में जा रही है जहाँ इसे जाना चाहिए। सभी चीज़ें ठीक उसी तरह होती हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। कोई भी हमारे खिलाफ नहीं है। पूरी दुनिया हमारे लिए है, सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। तुम इंसान कैसे रहोगे, तुम कितने इंसान रहोगे और तुम कितने जागरूक बनोगे। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ आ सका।